और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार अब सक्रिय हुई है। इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए इजाजत अब जरूरी होगी। बिना इजाजत अगर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस वक्त खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से गृह मंत्री आज डीजीपी के साथ बैठक कर सकते हैं। डीजीपी को निर्देश दे सकते हैं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। तो लाउडस्पीकर का मामला हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में गर्माता जा रहा है और खासकर राज ठाकरे की जो पार्टी है एमएनएस, उसने उन जगहों पर जाके हनुमान चालीसा बजाई जहां पर मस्जिद थी या आसपास जहां पर लाउडस्पीकर लगे हुए थे। तो उस चीज़ को लेकर लगातार वहां पर राजनीति गर्माती जा रही थी और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार सक्रिय हो रही है इस मुद्दे को लेकर और धार्मिक स्थलों पर अब लाउडस्पीकर बजाने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होगी और अगर बिना इजाज़त लाउडस्पीकर बजे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दंगे जैसे मामलों के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जमीयत उलेमाए हिंद पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और निजी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि यूपी, एमपी और गुजरात में आरोपियों के घरों व दुकानों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ ये याचिका है। याचिका में इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है और ये भी कहा गया है कि ज्यादातर पीड़ित अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी आदि होते हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अवैध कदम धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर सीधा हमला है। बिना जांच और ट्रायल के अदालती आदेश के बिना संपत्ति पर बुलडोजर चलाना अवैध। याचिका में कोर्ट से अनुरोध ये किया गया है कि राज्यों को आदेश दें कि अदालत की अनुमति के बिना किसी आरोपी के घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा में जेल में बंद आरोपियों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि खरगोन से खबर आ रही है कि 2 ऐसे लोगों को दंगे का आरोपी बनाया गया है जिसमें से एक कथित तौर पर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती था, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है उसके परिजनों के मुताबिक शहर से बाहर दूसरे राज्य में उस वक्त था। फरीद कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती था और उसका नाम 11 और 12 अप्रैल को दर्ज दंगों के 2 मामलों में दर्ज किया गया है, जबकि 12 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में आजम सह आरोपी है जो उस दिन उसके परिवार का कहना है कि कर्नाटक में था। खरगोन के संजय नगर इलाके में 10 अप्रैल को कथित तौर पर दंगा करने और दूसरों की संपत्ति में आग लगाने के मामले में आईपीसी की कई धाराओं में दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम जिन 2 लोगों को नामजद किया गया है उस पर फरीद की जो सिस्टम बहन है उनके आपको बयान सुनवा रहे हैं, जो आजम है उनकी पत्नी का बयान सुनवा रहे हैं और आईपीएस जो है अंकित जायसवाल, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। हम घर की साफ सफाई कर रहे थे तो रेक पर से गिर गए थे तो उनको हमने भर्ती करा 9 तारीख की शाम में। 10 को भी अस्पताल में थे, 11 को छुट्टी हुई इनकी, 11 तारीख को। फिर हमको घर छोड़े ना, वो लापता है। जब से हम फ़ोन वगैरह लगा रहे तो बने और हम लोगों के घर छुपते फिर रहे हैं और 2015 में भी हमारा नाम आया था नाजायज़ का। फिर हमने वहाँ जाके एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने हमारा नाम पता जैसा पुलिस वालों ने देखकर काटा और जब से हम उधर ही रह रहे थे। ये सब झूठ बात है, ये फर्जी रिपोर्ट है। वो 8 तारीख को कर्नाटक के लिए निकले थे तो उसकी गाड़ी लेके, और 9 तारीख को उनका फ़ोन आया था कि मेरे को पाइल्स की शिकायत हो गई है। उन्होंने डॉक्टर को बताया और उसके बाद वो 13 तारीख को धुलिया के लिए निकले और धुलिया से 14 तारीख को इंदौर गए। फिर 14 तारीख को उन्होंने फ़ोन लगाया कि मेरी झूठी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। तो ये झूठी रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो उन्होंने बोला कि मैं भी खरगोन आ जाऊंगा। अब वो खरगोन में आए हैं, वो कहाँ है मेरे को ये नहीं मालूम। हम परेशान हैं और हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये झूठी रिपोर्ट लिखी है, इसको काटना चाहिए और हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। ये एक्चुअली जो रिपोर्टें हुई हैं वो विक्टिम्स की तरफ से हुई हैं और जैसा विक्टिम्स ने बताया है उस प्रकार से रिपोर्ट हुई है। लेकिन अभी ऐसे ये तो सिर्फ एफआईआर है, एफआईआर में जैसा फरियादी बताता है हम उसको लिखते हैं, लेकिन जांच में अगर ये चीज़ आएगी तो बिल्कुल हम लोग सही कार्रवाई करेंगे। सेंधवा के बाद खरगोन में भी ये मामला सामने आया है जहां परिजनों का आरोप है कि एक जो फरीद नाम का शख्स है वो 8 तारीख को घर में साफ सफाई के दौरान उसको चोट लगी, जिसके बाद 9 तारीख को उसको जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और 11 तारीख को वहां से डिस्चार्ज हुआ। जबकि फरीद पर दंगा भड़काने के 2 एफआईआर दर्ज हैं खरगोन पुलिस स्टेशन में और उसी मामले में आजम को सह आरोपी बनाया गया है। उनकी पत्नी का कहना है कि आजम बेकरी का सामान लेकर 8 तारीख को ही खरगोन से बाहर, वो भी कर्नाटक चले गए थे और उसके बाद 12 तारीख को वो धुलिया महाराष्ट्र में आए
13 तारीख को वहां से निकले, 14 तारीख को इंदौर में आए और इंदौर से उनको फोन करके बताया कि उनके नाम पर गलत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन्हें अब डर है कि खरगोन आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो खरगोन नहीं लौटेंगे। तो अब परिजनों की फिक्र ये है कि उनके जो रिश्तेदार है वो कहाँ है, खरगोन लौटे या नहीं, उनके बारे में कुछ उनको पता नहीं लग रहा है। ये सब सोचकर वो फिक्रमंद है और उनका कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, चूंकि एक अस्पताल में था, दूसरा खरगोन में था ही नहीं, तो ऐसे में एफआईआर गलत है। वहीं जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि अगर इस तरह की बात आई है, क्योंकि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट है, तो जांच करने के बाद उनका नाम हटा दिया जा सकता है। और उधर खरगोन हिंसा के बाद एक मौत की खबर सामने आई है। 10 अप्रैल के बाद से लापता इब्रिस खान की मौत हो गई है। इंदौर में पुलिस ने उनके परिवार को शव सौंप दिया है। मृतक इब्रिस के परिवार का ये कहना है कि आखिरी बार घायल हालत में उसे कोतवाली में देखा गया था। उनके भाई का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आनंद नगर मस्जिद में वो रोजा खोलने की अफ्तारी देने के लिए गया था और वहाँ पे कुछ हमला हुआ, वारदात हुई, पत्थर चोट हुई, उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा है पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने, उनके नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, उसको मारा है, सर में चोट है उसके, और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे थाने पे। कुछ देर के लिए था वो, उसके बाद से थाने से लापता है, औजारों से मारा, उसको सरों में चोट है। तो दिनांक 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हमने पीएम कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहाँ पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया। जब हमें पता चला कल कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का तो इंदौर में, और वहाँ से पता चला कि ये एवरेज इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी। तो हमने फिर इनकी फैमिली को बुला के अंतिम संस्कार। इसमें पुलिस बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में है, प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि 10 तारीख जो एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि उनको सूचना मिली थी कि 10 तारीख की रात, उसमें जो वक्त दिया गया है वो सुबह 1 बजे का दिया गया है। टेक्निकली वो 11 तारीख हो जाती है, लेकिन उनको सूचना मिल गई थी कि कपास मंडी इलाके में 7 से 8 लोगों ने एक शख्स को धारदार हथियारों से मारा है, बुरी तरह वो लहूलुहान है, और उसका शॉर्ट पीएम भी खरगोन में अगले दिन कराया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 4 दिनों तक पुलिस इस मामले को दबाए बैठी थी। उसके बाद जबकि उसके परिजन खरगोन में रहते हैं, बावजूद इसके उस शव को एमवाई हॉस्पिटल इंदौर भेजा जाता है और वहां जाकर उनके परिजनों को इत्तला की जाती है। तो 2 सवाल अपने आप में बहुत अहम हैं। एक कि उसके जब पुलिस को शॉर्ट पीएम में पता लग गया था, उसके बाद फिर 4-5 दिनों बाद एफआईआर क्यों लिखी गई? क्योंकि जो साधारण प्रक्रिया होती है उसके तहत जब भी कोई, खास करके ऐसे हिंसाग्रस्त इलाकों में, अगर कोई शव मिलता है पुलिस को जिस पर हिंसा के निशान साफ है, तो पहला तो परिवार की शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 4 दिनों तक परिवार को ढूंढा नहीं गया और उसके बाद फिर उनके परिजनों को वो भी इंदौर बुलाकर जानकारी दी गई कि उनके अपनों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस क्या छिपाना चाहती थी, क्यों इतने दिनों बाद ये इत्तला दी गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर कानून व्यवस्था की बात भी थी तब भी, क्योंकि 18 पुलिस वाले उसके अगले दिन उनकी रिपोर्ट आई थी कि वो जख्मी हुए हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। तो 18 पुलिस वाले, 50 से ज्यादा लोग जहां जख्मी होते हैं, वहां पर इस बात को छिपाए रखना कि एक शख्स की मौत हुई है दंगों में, ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने देश की मौजूदा स्थिति पर देश के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और नड्डा ने विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस पर इसमें जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्र में देश के मौजूदा सांप्रदायिक तनाव पर 13 राजनीतिक दलों के पत्र के जवाब में ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ये दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं। नड्डा ने यह भी लिखा है इस पत्र में कि 4 राज्यों के परिणाम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों की आंखें खोलने के लिए काफी है। देश का युवा अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विभाजन नहीं। जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल, केरल, करौली हिंसा का जिक्र किया और साथ ही लिखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। और इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, जो पत्र लिखा है ये 3 पेज का पत्र लिखा गया है। ये देश की जनता के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो है जेपी नड्डा, उन्होंने लिखा है।
और इसमें दरअसल जवाब दिया गया है उन 13 राजनीतिक दलों को जिन्होंने कि एक खुला पत्र पिछले कुछ दिनों पहले लिखा था, जिसमें देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है उसके बारे में केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि जिस तरह के हिंदुत्ववादी तत्व हैं, जिस तरह के भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो या फिर हनुमान जन्मोत्सव के वक्त निकाला गया जुलूस हो, जिस तरह की हिंसा हुई है उसका जिक्र भी किया गया था। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 3 पेज के पत्र में इन सारे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 साल में देश का माहौल बदला है। पीएम मोदी की अगुवाई में देश जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका भरोसा लेकर के चल रहा है। उन्होंने ये कहा है कि बदले माहौल का ये परिचायक है कि जिस तरह से हाल में 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की। राज्यसभा में बीजेपी के 100 से ज्यादा सांसद हो गए। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बीजेपी को अपने बूते बहुमत मिला है। पश्चिम बंगाल और केरल की हिंसा का जिक्र किया, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। और साथ ही वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप विपक्षी पार्टियों पर जेपी नड्डा ने लगाया है। उन्होंने इतिहास की कुछ घटनाएं बताई कि 66 में जब इंदिरा सरकार थी तब संसद भवन की ओर गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर कूच कर रहे साधुओं पर गोलियां चलाई गई थी। राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। और साथ ही जिस तरह की हिंसाएं दंगे हुए कांग्रेस के शासन में, उनका भी जिक्र किया गया है। जब यूपीए सरकार थी तब किस तरह से एक कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया था जो कि वोट बैंक के सारे जो पैरामीटर्स उनको धज्जियां उनकी उड़ा देता था। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देश का जो युवा है वो विकास चाहता है और विपक्षी पार्टियों को साथ आना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी।